एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम था गोरी। गोरी जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान भी। खेतों में काम करना, गाय भैंसों को चराना, घर का सारा काम संभालना, ये सब वह बड़े प्यार और लगन से करती थी। गांव वाले उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, मगर गोरी को अपने रूप या काम का कोई घमंड नहीं था। वह तो बस अपनी दुनिया में खुश रहने वाली लड़की थी। राजा वीरेंद्र एक निडर और समझदार शासक था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। उसे असली और सच्चे लोगों को पहचानने में बहुत कठिनाई होती थी। उसके दरबार में चाटुकार और झूठे लोगों की भरमार थी। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वह किसी साधारण परिवार की लड़की से विवाह करेगा, लेकिन शर्त यह होगी कि वह लड़की न केवल सुंदर हो बल्कि होशियार भी हो और उसे किसी खेल में हरा दे। राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी लड़की 3 पहेलियों का उत्तर सही सही देगी वही रानी बनेगी। यह खबर दूर दूर तक फैल गई। बहुत सी लड़कियां आईं, पर कोई भी तीनों पहेलियां हल न कर सकीं। जब यह खबर गोरी ने सुनी तो उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं भी जाकर देखना चाहती हूँ ये कैसी पहेलियां हैं। किसान को चिंता हुई, लेकिन उसने बेटी की आंखों में आत्मविश्वास देखा और उसे आशीर्वाद देकर भेज दिया। गोरी साधारण कपड़ों में बिना किसी आभूषण के महल पहुंची। दरबार में चारों ओर अमीर घर की लड़कियां सजी धजी खड़ी थीं, मगर गोरी की सादगी में एक अलग ही तेज था। राजा ने पहले तो उसे हल्के में लिया, लेकिन जब उसने पहली पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी भरी हो उतनी हल्की लगती है, गोरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दिल में छुपी उम्मीद। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा मुस्कुराया और दूसरी पहेली पूछी, वह क्या है जो बांटने से बढ़ती है और छुपाने से घटती है। गोरी ने बिना सोचे जवाब दिया, ज्ञान। अब राजा की भौहें तन गईं। आखिरी पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जिसे देख न सको मगर महसूस कर सको, और जब वह न हो तो जीवन अधूरा लगे। गोरी ने बड़े शांत स्वर में कहा, प्रेम। अब तो पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा खुद अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, आज पहली बार किसी ने मुझे जवाबों से हराया है और ये हार मुझे बहुत प्रिय है। गोरी ने झुककर कहा, राजा, हर चीज में जीत की अपेक्षा न रखें, कभी कभी हार में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राजा ने गोरी से विवाह करने का निर्णय तो कर लिया, मगर गोरी ने कहा, मैं रानी तभी बनूंगी जब मुझे किसान की बेटी बने रहने दिया जाएगा। मैं महल में रहूं या खेत में, मेरी पहचान बदलनी नहीं चाहिए। राजा को उसकी बात में सच्चाई दिखी। उसने वचन दिया कि गोरी की सादगी और स्वाभिमान को कभी कुचलने नहीं देगा। महल में शादी धूमधाम से हुई, लेकिन गोरी ने हर दिन खेत में जाकर वहां के मजदूरों से मिलना, गांव के बच्चों को पढ़ाना और लोगों की समस्या सुनना जारी रखा। धीरे धीरे महल की नीति भी बदलने लगी। अब फैसले गोरी की सलाह से लिए जाने लगे और राज्य में खुशहाली फैलने लगी। एक दिन दरबार में एक मंत्री ने गोरी से कहा, रानी जी, आप तो सब कुछ छोड़कर आई थीं, फिर क्यों वापस उसी किसान जीवन की बातें करती हैं। गोरी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं जानती हूं कि जिस मिट्टी में मैं पली बड़ी हूं वही मुझे जीवन की सच्ची कीमत सिखाती है। राजा बनना आसान है, पर रानी बनकर भी अपने किसान पिता का मान बढ़ाना, यही मेरी असली जीत है। उस दिन राजा ने दरबार में कहा, आज मैं न सिर्फ एक सच्ची साथी बल्कि एक गुरु भी पा चुका हूं। गोरी ने मुझे सिखाया कि सत्ता का मतलब सेवा होता है और रुतबे का मतलब अहंकार नहीं, विनम्रता होना चाहिए। राज्य में गोरी की कहानी प्रेरणा बन गई। लोगों ने सीखना शुरू किया कि सादगी में कितनी ताकत होती है और कि बुद्धि, रूप और संस्कार का मेल ही किसी को वास्तव में महान बनाता है। शादी के कुछ समय बाद गोरी ने महल में कुछ बदलाव करने शुरू किए। उसने नौकर चाकरों से सीधे बात करना शुरू किया, उनकी समस्याएं सुनी और सबसे पहले रसोई घर का हाल देखा। उसे यह देखकर दुख हुआ कि महल की रसोई में बर्बादी बहुत होती है और कई बार गरीबों के हिस्से का अन्न भी बिना जरूरत के खर्च हो जाता है। उसने राजा से कहा, रोटी का मोल वही समझता है जिसने भूख सही हो। जब रसोई से सुगंध आती है तो दरवाजे के बाहर खड़े भूखे बच्चों की आत्मा भी कांप उठती है। हमें अपने हिस्से से थोड़ा उन लोगों के लिए भी बचाना चाहिए। राजा ने उसकी बात को समझा और आदेश जारी किया कि महल में जो भोजन बचे वह हर शाम गरीबों में बांटा जाए। इससे राज्य के लोगों का महल के प्रति विश्वास और सम्मान और भी बढ़ गया। मगर महल के कुछ दरबारी इससे खुश नहीं थे। उन्हें लगने लगा कि गोरी का असर बहुत बढ़ गया है। वे धीरे धीरे राजा के कान भरने लगे।
एक दिन एक दरबारी ने राजा से कहा, महाराज, रानी जी की सादगी तो सराहनीय है, लेकिन क्या ये ठीक है कि एक किसान की बेटी जो कभी महल की मर्यादा तक नहीं जानती थी अब राज्य के निर्णय लेने लगे? राजा सोच में पड़ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी रात राजा और गौरी बगीचे में टहल रहे थे। राजा ने अचानक पूछा, अगर तुम्हें फिर से किसान की जिंदगी जीने का मौका मिले तो क्या तुम महल छोड़ दोगी? गौरी मुस्कुराई और बोली, मैंने महल को अपने दिल से कभी अपनाया ही नहीं। मैं जहाँ रहूं अपनी सोच, अपने संस्कार और अपनी मिट्टी को साथ लेकर चलती हूँ। अगर कल मुझे फिर खेतों की पगडंडियों पर चलना पड़े तो मैं बिना जरा भी हिचक के चल दूंगी। पर जब तक मैं यहाँ हूँ मैं चाहती हूँ कि ये महल भी वही बातें सीखे जो मिट्टी ने मुझे सिखाई है। राजा उसकी बातें सुनकर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हारी बातें सुनकर मैं खुद को और भी छोटा महसूस करता हूँ। शायद अब समझ आ रहा है कि एक सच्चे शासक को कैसी रानी चाहिए होती है। कुछ दिन बाद राज्य में एक अजीब बात हुई। पड़ोसी राज्य के राजा ने वीरेंद्र को चुनौती दी कि उसके दरबार में किसी भी विषय पर शास्त्रार्थ हो सकता है। हारने वाले को अपने राज्य का एक हिस्सा देना होगा। वीरेंद्र थोड़ा घबराया, क्योंकि उसके दरबारी विद्वान तो थे, लेकिन आत्मविश्वास में गौरी के पास कोई नहीं था। उसने बिना कुछ कहे गौरी से सलाह मांगी। गौरी ने पूछा, शास्त्रार्थ का विषय क्या है? राजा ने बताया, विषय है शक्ति किसकी सच्ची, तलवार की या विचारों की। गौरी ने कहा, मैं जाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। मुझे महल की साज सज्जा नहीं चाहिए। मैं वहां एक किसान की बेटी बनकर जाऊंगी। राजा ने हामी भर दी। जब गौरी पड़ोसी राज्य के दरबार में पहुंची तो वहां के लोग हंसने लगे। उन्होंने सोचा कि एक साधारण सी लड़की क्या शास्त्रार्थ करेगी, मगर गौरी ने अपनी बात इस तरह शुरू की कि पूरा दरबार चुप हो गया। उसने कहा, तलवार डर पैदा करती है, विचार सम्मान। तलवार मार सकती है, विचार बचा सकते हैं। तलवार का असर शरीर पर होता है, विचार आत्मा को बदल सकते हैं। अगर तलवार से सब जीतना संभव होता तो हर राजा ऋषि बनने की कोशिश न करता। विरोधी पंडित निरुत्तर हो गए। पड़ोसी राजा ने खुद उठकर गौरी को प्रणाम किया और कहा, आज पहली बार मैं अपनी हार से खुश हूं, क्योंकि इसने मुझे समझाया कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, विचारों की गहराई में होती है। गौरी के लौटने पर पूरे राज्य में उत्सव जैसा माहौल हो गया। मगर सबसे खास पल तब आया जब गौरी अपने पिता को मिलने खेतों में गई। पिता ने बेटी को गले लगाया और कहा, आज तू राजा की रानी नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की पहचान बन गई है। गौरी ने हाथ पकड़कर कहा, मैं आज भी आपकी वही बेटी हूं जो मिट्टी में खेली है। फर्क बस इतना है कि अब मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है और मैं चाहती हूं कि हर किसान की बेटी ये जाने कि अगर उसमें आत्मविश्वास है तो वह भी किसी रानी से कम नहीं। अगर गौरी जब अपने पिता से मिलकर महल लौटी तो उसकी आंखों में संतोष था और चेहरे पर वही पुरानी सरल मुस्कान। लेकिन महल में उसका वापस आना कुछ लोगों को रास नहीं आया। दरबार में कुछ पुराने दरबारी जो गौरी की बढ़ती लोकप्रियता और समझदारी से जलते थे, अब खुलकर उसके खिलाफ साजिश रचने लगे। उन्होंने यह अफवाह फैलाई कि गौरी अपने मायके के लोगों को महल के फैसलों में शामिल करने लगी है और राज्य के गुप्त दस्तावेजों की जानकारी भी अपने पिता तक पहुंचा रही है। एक रात राजा वीरेंद्र के पास एक गुप्त पत्र पहुंचा जिसमें लिखा था कि गौरी एक गुप्त योजना के तहत राजा को कमजोर कर रही है ताकि भविष्य में राज्य पर उसका पिता राज कर सके। राजा को झटका लगा। वह इस पर यकीन तो नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके मन में शक का एक छोटा बीज जरूर बो दिया गया। अगले दिन उसने बिना गौरी से कुछ कहे उसे दरबार में बुलवाया और सीधा सवाल किया, तुम्हारी वफादारी किसके प्रति है, अपने राज्य के प्रति या अपने पिता के? गौरी ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, राजा की पत्नी बनने के बाद मेरा धर्म अब इस राज्य की सेवा है और पिता की बेटी होने के नाते मैं कभी किसी विश्वासघात का हिस्सा नहीं बन सकती। राजा ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा, मगर उसका मन अब भी उलझा हुआ था। उसी रात गौरी ने एक चिट्ठी लिखकर राजा के कमरे में रख दी। उसमें लिखा था, राजा यदि अपनी रानी पर भरोसा नहीं कर सकता तो वह उसका साथ देने लायक नहीं। मैं लौट रही हूं उस जगह जहां मुझसे कभी कोई शक नहीं किया गया। सुबह जब राजा ने वह पत्र पढ़ा तो उसका कलेजा कांप उठा। वह तुरंत अपने खास सैनिकों को लेकर गौरी को ढूंढने निकला। दूसरी ओर गौरी पैदल चलती हुई अपने गांव की ओर निकल चुकी थी। रास्ते में बारिश शुरू हो गई और गौरी एक छोटे से मंदिर में रुक गई। वहीं पर कुछ गांव वाले उसे पहचान गए और उसे घर ले गए।
इधर राजा को रास्ते में एक घायल किसान मिला जिसे दरबारियों ने मारा था क्योंकि उसने उनकी साजिश उजागर कर दी थी। किसान ने राजा को बताया कि कैसे दरबारी गोरी के खिलाफ झूठी कहानी बनाकर राजा के मन में शक पैदा कर रहे थे। राजा को सब समझ आ गया और उसका पछतावा गहराता चला गया। वह तुरंत गांव की ओर रवाना हुआ। जब वह गांव पहुंचा तो गोरी अपने पुराने घर में बैठी थी, चूल्हे पर रोटी सेंकती हुई, जैसे सब कुछ पहले जैसा हो। राजा दरवाजे पर आया, मिट्टी में घुटनों के बल बैठा और बोला, मैं उस राजा के लायक नहीं था जिसने अपनी रानी पर भरोसा नहीं किया, पर आज मैं सिर्फ एक इंसान होकर माफी मांगने आया हूं। गोरी ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बोली, राजा, भरोसा टूट जाए तो रिश्ते फिर जुड़ सकते हैं, पर उनमें दरारें रह जाती हैं। पर अगर इंसान सच्चे मन से स्वीकार कर ले अपनी गलती तो वो दरारें भर जाती हैं। राजा ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं अब तुम्हें रानी नहीं, इस राज्य की आवाज बनाना चाहता हूं। तुम वापस चलो और चलो, इस राज्य को तुम्हारे जैसे सोच वालों की जरूरत है। गोरी उसके साथ महल लौटी, लेकिन इस बार वो केवल रानी बनकर नहीं लौटी, बल्कि एक सलाहकार के रूप में जिसे जनता अपना मान चुकी थी। महल में एक नई व्यवस्था शुरू हुई, जहां आम जनता की बात सुनी जाती थी, जहां किसान के खेत से लेकर व्यापारी की दुकान तक सबकी समस्याओं पर नजर रखी जाती थी। और इस बदलाव का नेतृत्व कर रही थी वही लड़की जो कभी खेत में हल चलाने वाली किसान की बेटी थी। उसने सिखाया कि असली ताकत न ताज में होती है, न सिंहासन में। असली ताकत उस नीयत में होती है जो किसी को उठाकर राजा बना सकती है, या किसी राजा को सिखा सकती है कि कैसे रियाया का सच्चा सेवक बना जाता है। अगर आप चाहें तो मैं गोरी के महल लौटने के बाद सब कुछ शांत तो दिख रहा था, पर साजिशों की आग अंदर ही अंदर अब और गहरी होती जा रही थी। दरबार के वही पुराने दरबारी जो उसकी समझदारी और राजकारी में दखल से परेशान थे, अब उसे पूरी तरह से हटाने की योजना पर काम करने लगे। उन्होंने गोरी के खिलाफ एक चाल चली, राज्य के खजाने से एक बड़ा हिस्सा चोरी करवाया और सारा इल्जाम गोरी के ऊपर लगाने की कोशिश की। एक रात जब गोरी अपने कक्ष में बैठी महल के स्कूलों और अस्पतालों की योजना बना रही थी, तभी महल के सिपाहियों ने आकर उसे घेर लिया। सेनापति ने कड़ा स्वर में कहा, राजा का आदेश है कि आपको हिरासत में लिया जाए, खजाने से चोरी और गद्दारी के संदेह में। गोरी ने चुपचाप अपनी कलम रख दी और बिना किसी विरोध के उनके साथ चल पड़ी। उसे एक गुप्त कक्ष में कैद किया गया, जहां अंधेरा था, न हवा न रोशनी। पर गोरी ने हार नहीं मानी। उसने वही किया जो वह हमेशा करती थी, सोचना। उधर राजा वीरेंद्र खुद भ्रमित था, क्योंकि सबूत गोरी के खिलाफ दिखाए जा रहे थे, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। उसकी उलझन तब और बढ़ गई जब उसे पता चला कि गोरी की गिरफ्तारी के बाद राज्य में किसानों का विरोध तेज हो गया है, स्कूल बंद हो गए हैं और जनता सड़कों पर उतर आई है। इसी बीच एक नाइक नाम का नौजवान सामने आया, जो गोरी के गांव का था और अब महल में एक छोटे पद पर कार्यरत था। उसने चोरी के असली दस्तावेज चुपचाप इकट्ठा किए और गोरी को फंसाने वालों के नामों के साथ राजा तक पहुंचाया। राजा ने जैसे ही सच्चाई जानी, वो तड़प उठा और तुरंत गोरी को छुड़वाया। जब राजा गुप्त कक्ष में पहुंचा, गोरी शांत बैठी हुई थी, मानो उसके पास दुनिया का कोई डर नहीं। राजा ने झुककर कहा, मुझसे भूल हुई, पर मैं अब चुप नहीं रहूंगा। गोरी ने सिर उठाया और कहा, राजा वही होता है जो गलती के बाद साहस दिखाकर उसे सुधार सके। राजा ने पूरे दरबार को बुलवाया और सबके सामने ऐलान किया कि गोरी अब केवल रानी नहीं, बल्कि राज्य की प्रधान सलाहकार होगी, जिसकी अनुमति के बिना कोई नीति पास नहीं की जाएगी। दरबारियों की पोल खोली गई, उन्हें दंड मिला और जनता में यह संदेश गया कि अब राज्य की बागडोर ऐसे हाथों में है जो मिट्टी से सीखा है और जनता की नब्ज पहचानता है। गोरी ने महल में शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान कल्याण की नई योजनाएं चलाईं। राज्य में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए, किसानों को सीधी मदद मिलने लगी और सबसे बड़ी बात, हर दरबार की बैठक में अब एक आम नागरिक को शामिल किया जाने लगा, ताकि हर नीति में जनता की आवाज़ शामिल हो। राजा और गोरी अब केवल शासक और रानी नहीं थे, वे एक ऐसी जोड़ी बन चुके थे जिसने ये सिद्ध कर दिया कि जब शासन में ईमानदारी, समझ और परवाह होती है, तभी सच्चे अर्थों में रियासत फलती फूलती है। और यूं एक किसान की बेटी ने सिर्फ अपना जीवन नहीं बदला, बल्कि पूरे राज्य का भविष्य संवार दिया, क्योंकि उसके पास था सच्चा दृष्टिकोण, जिसने ताज को नहीं, लोगों को महत्वपूर्ण माना। एक शाम राजा और गोरी खेतों के बीच खड़े थे।
दूर तक फैली हरियाली, किसानों के चेहरे पर मुस्कान, बच्चों की खिलखिलाहट और औरतों की आंखों में आत्मविश्वास देखकर राजा की आंखों में नमी आ गई। उसने गोरी की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे राजा नहीं, इंसान बना दिया। गोरी मुस्कुरा दी, राजा वही जो हर दिल में राज करे, सिंहासन पर नहीं। वो जानते थे कि राजमहल की दीवारें बड़ी होती हैं, मगर एक किसान की झोपड़ी की नींव सबसे मजबूत होती है। गोरी ने कभी ताज नहीं मांगा, उसने जिम्मेदारी चाही, और उसी जिम्मेदारी ने उसे ताज से ऊंचा बना दिया। वह रानी नहीं बनी, लोगों की माँ, बहन, बेटी और उम्मीद बन गई। राजा ने गोरी का हाथ थाम कर कहा, अब इस राज्य की पहचान ताज नहीं, तेरी सोच होगी। और वो दोनों, जो दो अलग दुनिया के लोग थे, अब एक ऐसी मिसाल बन चुके थे जिसे लोग कहानियों में नहीं, अपने जीवन में ढूंढने लगे। कभी कोई कहता, किसान की बेटी हो तो गोरी जैसी। कभी कोई बच्चा अपनी माँ से पूछता, माँ मैं भी बड़ा होकर राजा बनूं या गोरी जैसी समझ वाला। और माँ मुस्कुराकर जवाब देती, बेटा अगर दिल साफ हो, नीयत सच्ची हो तो तू राजा भी बनेगा और गोरी भी। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई जहाँ कागज की स्याही रुकी। असली कहानी तो वहाँ शुरू हुई, जहाँ हर दिल ने यह यकीन करना शुरू किया कि एक किसान की बेटी सिर्फ खेत नहीं, किस्मत भी जोत सकती है।